नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है और न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक शाम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताखा लहरा सकता है और राजनीतिक जमीन पर अपना झंडा गाड़ कर कब्जा कर सकता है। राजनीति में ना दो तरह की चीज़ें एक साथ चलती है। राजनीति के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं, जिसे एक साथ लेकर के चलना पड़ता है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। पहला, जो आपने जनता से वादा किया था, जब आप चुनाव में गए थे, जनता के बीच गए थे, जनता ने जब आपको आप पर जो है विश्वास जताया था, जनता ने आप पर भरोसा जताया था, तो उस समय आपने कुछ वादा किया था या फिर जीतने के बाद आप जनता के प्रति आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा, उनके जो दैनिक जीवन चर्चा हैं उससे जुड़े हुए सामग्री, इन तमाम चीज़ों पर लोगों को जो बेसिक एक नीड होता है, लोगों को जो जनता जिसने आपको वोट दे करके सदन तक पहुंचाया है, एक बड़ी कुर्सी तक आपको पहुंचाया है, उनके प्रति जो आपकी जवाबदेही है, आप उसका निर्वहन करने में अपने राजनीतिक कौशल का जो है प्रदर्शन करते हैं और वो चीज़ें देते हैं। वहीं दूसरी ओर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ पर भी टिके रहने के लिए आपको अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करना पड़ता है। मतलब अगर साफ भाषा में समझे तो जिस पद पर आप बैठे हैं वहाँ उस पद के इर्द गिर्द बहुत तरह की राजनीति होती है, जो आपको उस पद से हटाने के लिए, आपके छवि को धूमिल करने के लिए या फिर आपको इस गेम से ही बाहर करने की कोशिश करती है। वहाँ टिके रहने के लिए भी आप में राजनीतिक गुण होना ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम अलग अलग तरह के राजनीति की क्यों बात कर रहे हैं और इसका वर्तमान संदर्भ में क्या कुछ लेना देना है, तो स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, बिहार की राजनीति में जब सत्ता परिवर्तन हुआ है 2020 के चुनाव के बाद, दो बीच में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऐसे में तेजस्वी यादव जी खुल करके सामने आए हैं और तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आकर के काबिज हुए हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं 2015 के चुनाव के बाद। उस वक्त याद होगा आपको कि कौन सी परिस्थिति ऐसी बन गई थी जिससे तेजस्वी यादव जी को जो है वहाँ से हटना पड़ा था, उस कुर्सी से जो है इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल सरकार गिर गई थी, लेकिन सरकार गिरने के लिए से पहले भी बहुत सारी परिस्थिति बन रही थी। उसके क्या क्या मापदंड थे, किस मानक के आधार पर जाकर के सरकार गिरी थी, किस परिस्थिति में गिरी थी, ये आपको याद होगा, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सीधे आ जाते हैं वर्तमान में। अभी मौजूदा काल में तेजस्वी यादव जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के साथ न्याय करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में जिस एजेंडा के साथ तेजस्वी यादव जी ने चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आई थी, और जीतने के बाद जो है नंबर 1 पार्टी बन करके आई थी विधायकों की संख्या के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से। तो उसमें सबसे बड़ा जो रणनीति था, सबसे बड़ा जो चुनावी योजना था, उसमें रोजगार शब्द जो है वह बेहद खास बना था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान रोजगार एक ऐसा शब्द था जिसके आधार पर आकर के चुनाव लड़ा गया था। एक और जहां महागठबंधन रोजगार की बात कर रही थी और वहीं दूसरी ओर एनडीए भी रोजगार और नौकरी देने पर बात कर रही थी। हालांकि एनडीए की सरकार में क्या कुछ हुआ, कितने दिन का सरकार का कार्यकाल रहा, यह भी हमने देखा, लेकिन तेजस्वी यादव जी कुर्सी संभालने के साथ ही अपने इस बात को जो है आपको इस बात पर थोड़ा ना कहीं कोशिश करते हुए दिखे, टिके हुए दिखे। और इसी का ये अगर कहें तो फलस्वरूप है, इसी का ये फल है, परिणाम है कि तेजस्वी यादव जी भरे मंच से 60,000 नौकरियों की बात कर देते हैं। तेजस्वी यादव जी इधर नौकरी की बात करते हैं, इसके साथ साथ आपने यह भी देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो ट्विटर अकाउंट है या फिर तेजस्वी यादव जी का जो ट्विटर अकाउंट है, कैसे मुख्यमंत्री जी इस रोजगार का जो लिमिट है उसे डबल करने की बात करते हैं, उस पर वो खुल करके बोलती है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का या फिर तेजस्वी यादव जी का जो ट्विटर अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर रोजगार संबंधी बातें अभी भी आपको दिख रही होगी। चुनाव नहीं है, इसके बावजूद रोजगार संबंधित बातें या फिर जहाँ जो रोजगार देने की बात हुई है, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में रोजगार सृजन किया गया है, जहाँ पद जो है बनाए गए हैं, जहाँ लिस्ट मंगाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों का अपडेट आप देख रहे होंगे। तो इससे ये दिखता है कि तेजस्वी यादव जी कैसे, जो पहली बारी जो हमने आपको राजनीति का जो तरीका बताया था कि जनता के लिए जो आपका दायित्व है, जिस मुद्दे पर आप चुनाव जीत करके आए हैं, उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये सिंपल भी है, सरल भी है, क्योंकि एक बार आप वादा करके आओ, अगर आपको कुर्सी मिलती है तो आप काम कर दो, फिर दूसरी बार जाओगे तो आप
पर जनता भरोसा करेगी, जनता विश्वास करेगी। यानी कि एक बार फसल बोइए, उसके बाद काटते रहिए, काटते रहिए, काटते रहिए। ये चीज़ें होती रही है राजनीति में, और राजनेता इस बात को जानते हैं। तो तेजस्वी यादव जी इस फॉर्मूले पर तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा बात यह है जिस पर तेजस्वी यादव जी का भी कंट्रोल नहीं है, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन राजद जैसे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, लेकिन अगर वर्तमान में देखें, क्रियाकलापों से देखें, तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव जी का कद राजद में क्या है। अगर खुल करके कहें, अगर बिना किसी लाग लपेट के कहें, तो तेजस्वी यादव जी राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में राजद के पास अपना वोटर्स है, सब कुछ है। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस पार्टी से का प्रतिनिधित्व करते हुए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के बैठे हैं, तो पहली वाली राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी वाली राजनीति तेजस्वी यादव जी के साथ हो रही है। यानी कि बीजेपी के साथ साथ कई ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी यहाँ नहीं रहे। अगर तेजस्वी यादव जी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी से अगर हट जाते हैं या फिर राजनीति से गौन हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों तेजस्वी यादव जी के इस गेम से, इस रेस से हटने की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने एक बार फिर से याचिका दायर की है कि तेजस्वी यादव जी का जो जमानत है IRCTC घोटाले में 2018 से जमानत पर है तेजस्वी यादव जी, तो उनका जो जमानत है उसे रद्द किया जाए। और यहाँ भी इसके पीछे जो है सीबीआई ने एक बड़ी वजह दी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव जी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा था कि सीबीआई जो है वह बीजेपी की कैसे हेल्प करती है। इस तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई पर उन्होंने बड़ा जो है कड़ा एक तेवर अपनाया था, जिसके बाद सीबीआई इसी बात को एक वजह बना करके दिल्ली के कोर्ट के पास पहुंची है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि तेजस्वी यादव जी जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद का दुरुपयोग करके सीबीआई का जो जांच है उसे बाधित कर सकते हैं। तो उनका जो जमानत जो है उसे जो है रद्द कर दिया जाए। इसके बाद दिल्ली के कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है आपको तेजस्वी यादव जी के प्रति। उस नोटिस में यह कहा गया है कि आपकी जमानत क्यों नहीं रद्द किया जाए, इसके बारे में आप आकर के कोर्ट के सामने समक्ष होकर के अपनी बात रखिए। यानी कि ये पूरा चांस कहीं ना कहीं यह बन रहा है कि तेजस्वी यादव जी का जमानत जो है वह रद्द हो जाए। और जमानत रद्द होते ही क्या होगा, जमानत रद्द होते ही तेजस्वी यादव जी को जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव जी की कुर्सी जो है, जो उप मुख्यमंत्री वाली है, वह खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि IRCTC घोटाले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव जी हैं। उस समय में यूपीए सरकार में तो आपको लालू प्रसाद यादव जी तत्कालीन रेल मंत्री थे, और इस घोटाले में राबड़ी देवी जी, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव जी की माँ है, लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी है, तो उनका भी नाम है और तेजस्वी यादव जी का भी नाम है। तो तेजस्वी यादव जी 2018 से ही जमानत पर रिहा हैं IRCTC घोटाले में। अब समझिए, अगर तेजस्वी यादव जी पर ऐसा कार्रवाई हो जाता है, सीबीआई अपनी बातें मनवाने में कोर्ट से सफल हो जाती है, तेजस्वी यादव जी किसी भी कारण से राजनीति से, बिहार की राजनीति से गौन होना पड़ता है, तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? अब समझिए, जैसे ही आप फायदा समझ जाइएगा तो समझ आ जाएगा कि राजनीति कहाँ से हो रही है और कौन किसके प्रभाव में आकर के कार्य कर रही है। अब आप देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी चले जाते हैं तो सीधे तौर पर जो आरजेडी में एक पद जो है बड़ा सा वैकेंट हो जाता है। और आरजेडी के जो पूरे, अगर देखिए, आरजेडी को कंट्रोल करके लेके चलने में अभी तेजस्वी यादव जी का जो प्रभाव है, तो तेजस्वी यादव जी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर, चाहे तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, या फिर आरजेडी का कोई और व्यक्ति हो, जिस पर सभी एक मत नहीं हो सकते हैं। यानी कि आरजेडी अगर यूनाइट है तो लालू प्रसाद यादव जी के बाद तेजस्वी यादव जी के ही नाम पर, अगर तेज प्रताप यादव जी के ना हाथ में चला जाता है सब कुछ आरजेडी की ओर से, तो भी चीज़ें बदल सकती है। और मतलब आप सीधे समझिए ना, नेतृत्व को लेकर के, आरजेडी का नेतृत्वकर्ता को लेकर के तेजस्वी यादव के अलावा कोई और दूसरा नाम सामने नहीं आता है। ऐसे में आरजेडी जिस जाति की, जिस समुदाय की राजनीति करती है, हम बात करें तो अति पिछड़ा समाज, ज़्यादातर कहा यह जाता है कि आरजेडी, पहले से ये स्थापित सत्य है कि आरजेडी MY समीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम और यादव की। और पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति नीतीश कुमार जी भी करते हैं। अब समझिए, अब कुछ दिन पहले की परिस्थिति याद कीजिए, नीतीश कुमार जी बेहद कमज़ोर चल रहे थे, 43 सीटों पर चल रहे थे, और कहीं से भी बाहर निकलने के लिए तो नीतीश कुमार जी के पास रास्ता नहीं था। इसी बीच ऐसा होता है कुछ कि नीतीश कुमार जी गठबंधन NDA का तोड़ करके
महागठबंधन में आते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं, और जिसके बाद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रेस में भी बनने लगते हैं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री पद के लिए भी दम्भ भरने लगते हैं। आप समझिए, बिहार में महज 43 सीटों पर आकर के सिमटी हुई पार्टी के मुखिया और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी अगर बात कर रहे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा बैकअप होना जरूरी है। और बैकअप के रूप में नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं आरजेडी को देख रहे हैं। आरजेडी से मेरा यहाँ तात्पर्य है आरजेडी के वोट बैंक को। अब समझिए, नीतीश कुमार जी जिस पिछड़ा अति पिछड़ा की जो है राजनीति करते हैं, दलित महादलित की राजनीति करते हैं, उसी में से कुछ खास वर्ग की राजनीति आरजेडी भी करती है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर सीट वैकेंट होता है बिहार की राजनीति में इस समुदाय का, इस वोट बैंक का, तो नीतीश कुमार जी एक प्रबल नाम है। और ये बात नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे। और ऐसे में नीतीश कुमार जी फिर आकर के आरजेडी की ओर रुख करते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी चले जाते हैं और लालू प्रसाद यादव जी का जो स्वास्थ्य जो है समस्या है, यह आपसे छुपी हुई नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो आरजेडी का जो एक वोट बैंक है वह उस पर कहीं ना कहीं एक बट नेचुरल सा जो है वह एकाधिकार नीतीश कुमार जी का हो सकता है। और नीतीश कुमार जी इन बातों को समझ रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी अगर इस पूरे प्लानिंग्स में है, नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सरकार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं इस बात की खबर है कि अगर तेजस्वी यादव जी जेल चले जाते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव जी राजद का नेतृत्व करता और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी अगर बिहार की राजनीति से वैकेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए ये पूरा जो मैदान है वह खुला हो जाता है और पूरे बड़े वोट बैंक पर, एक बड़े वोट बैंक पर एक छत्र राज करने का भी मौका मिल सकता है। हो सकता है कि इसके लिए जदयू पार्टी का विलय कराना पड़ जाए आरजेडी में, लेकिन नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। अब ये बात समझिए, अब अगर आप थंबनेल देख करके आए हैं तो आप चलिए आप थंबनेल की भी बात कर लेते हैं। आप बी टीम की बात हम कह रहे थे, बी टीम ये स्थापित कोई सत्य नहीं है, और राजनीति में अगर कोई ठप्पा लगा कि कोई बात कह भी नहीं सकता है, क्योंकि किस पल कैसा बदलाव हो जाए यह कहना मुश्किल होता है। लेकिन अब अभी देखिए ना, अभी जो सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाक्रम हुए हैं बिहार की राजनीति में, उसको देखिए ना। नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ करके आते हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कौन थी? आरजेडी। और आरजेडी ही थी जो चुनाव में भी इतने मशक्क़त के बाद नीतीश कुमार जी लग जाते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी लग जाती है, सब कुछ मिल करके पूरा एनडीए मिल करके चुनाव लड़ता है। लेकिन इतनी मशक्क़त के बाद राजद एक नंबर की पार्टी विधायकों की संख्या के हिसाब से बन करके आती है। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही थी कि अगर इसे बिहार में अपना फैलाव करना है तो नीतीश कुमार जी से तो निपट लेंगे। नीतीश कुमार जी का संख्या बल भी लगातार कम होते जा रहा है विधायकों का, लेकिन सबसे पहले जरूरत है आरजेडी से निपटने का। तो अगर अभी देखें तो नीतीश कुमार जी जैसे ही इधर आए हैं, महागठबंधन में आए हैं, तो सीबीआई की जो अगर कहें बिहार का जो दौरा है सीबीआई का, वो बढ़ा है। और आपको याद होगा कि सरकार बनने के साथ ही कैसे सुनील सिंह जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, उनके अब घर में होता है। इसके साथ ही आरजेडी के कई नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी होती है। जिसके बाद एक और मामला आपको याद होगा, ये बात समझ जाइए, इसके बाद सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, हमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि जैसे ही जब बिहार में सीबीआई की दबिश बढ़ी थी, तब आरजेडी की ओर से यह मांग किया गया था कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, जो राज्यों में एक राज्यों की सहमति होती है, आम सहमति, जिसके बाद ही जो है सीबीआई आपके राज्य के भीतर आकर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन पर हाथ डाल सकती है, यानी कि इसमें राज्यों की आम सहमति जरूरी होती है। तो सभी राज्य डाले हुए थे पहले, लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल ने इस बात से सहमति हटा ली थी कि सीबीआई उनके राज्य में आकर के प्रमुख लोगों के ऊपर जो है हस्तक्षेप करे, उन पर हाथ डाले। तो ऐसे में इस सहमति से ममता बनर्जी जी ने अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया था, पाँव पीछे कर लिया था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य के मुखिया हैं जिन्होंने अपना जो है इस अगर समझौते से अपना पत्र जो है उठा लिया था, इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो आरजेडी की ओर से भी ये मांग हुई थी कि जो बिहार में सीबीआई जो है नहीं घुसे, इसके लिए जो है आप भी, बिहार राज्य भी जो है आम सहमति से वो पीछे हट जाए, वापस हो जाए। उस समय चर्चा भी हुई थी, नीतीश कुमार जी से कहा भी गया था आरजेडी के द्वारा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या,
बात वही हुई ढाक के 3 पात। नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे कि सीबीआई हस्तक्षेप करे बिहार के प्रमुख लोगों के ऊपर। तो इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार जी तैयार नहीं हुए थे, उन्होंने आम सहमति रहने दी थी। और ऐसे में अब सीबीआई फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर अपनी दबिश बनानी शुरू कर दी है। बात समझ रहे हैं? जहां नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो सीबीआई को इंटर करने से बिहार में रोक सकते थे, वहां नीतीश कुमार जी खुल करके सामने नहीं आते हैं। नीतीश कुमार जी साफ तौर पर मना कर देते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। और अब जो है सीबीआई अपना काम तेजस्वी यादव के ऊपर नज़र लगाना शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव के ऊपर, तेजस्वी यादव जी को सीबीआई अगर देखें तो टारगेट पर लेना शुरू कर दी है। लेकिन सबसे फायदा किसका हो रहा है यह भी आपको समझ आ रहा होगा। एक तरफ फायदा बीजेपी का भी होता हुआ दिख रहा है, नीतीश कुमार जी का भी होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये मान करके चला जाए कि ये जो गठबंधन में जो फेरबदल हुआ है वो भी एक प्लानिंग के तहत हुआ था, एक राजनीतिक साजिश के तहत हुआ था? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये कुरुक्षेत्र है जो आप खुली आंखों से देखते हैं, नग्न आंखों से देखते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होती है। अब समझिए ना, परिस्थिति तो आपको समझ आ ही गया। अब ऐसा भी अगर कोई कहे तो कि नीतीश कुमार जी एनडीए को प्लानिंग के साथ छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हुए थे, जिसमें दोनों लोगों का, बीजेपी का भी फायदा था और नीतीश कुमार जी का भी फायदा था। तो इसमें भी थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त लिया जा सकता है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा शो, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं और ऐसे ही वीडियो को देख लिया तो जो होता है शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।